हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार। एक बार फिर से नीट स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 2 हिस्ट्री ऑनर्स मेजर 2 यानी इतिहास MG2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं। तो समय को बर्बाद किए बिना हम लोग चलते हैं जल्दी से आज का प्रश्न देखते हैं। आज का हमारा प्रश्न है शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का वर्णन करें। अथवा में यही प्रश्न आ सकता है शेरशाह सूरी के शासन प्रबंध का विवेचना करें। तो यहाँ दोनों प्रश्न अलग अलग तरीके से दिया गया है। आज का हमारा वीडियो थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आपके एग्जाम में शेरशाह से संबंधित किसी तरह से भी प्रश्न आ जाए, सारा कॉन्सेप्ट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इसका उत्तर देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका परिचय लिखेंगे ताकि हमारा आंसर अच्छा बने और हमें अच्छा से अच्छा मार्क्स मिले। तो परिचय में हम लोग लिखेंगे, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में शेरशाह को एक महान शासन व्यवस्था के निर्माता के रूप में जाना जाता है, जिसका अनुसरण अकबर जैसे महान शासकों ने भी अपने साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए किया था। दूसरे शब्दों में शेरशाह को अकबर का अग्रगामी माना जाता है। तो यहाँ हम लोग परिचय को एक बार फिर से समझते हैं। यानी जो शेरशाह है उन्हें मध्यकालीन भारतीय इतिहास का एक महान शासक माना जाता है, क्योंकि इन्होंने पूरे मध्यकालीन भारतीय इतिहास में अपने अल्पकालीन शासनकाल में एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया था या प्रशासनिक सुधार किया था, जिसके कारण से इन्हें आज भी पूरे इतिहास में एक महान शासक का दर्जा दिया जाता है। इनकी शासन व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि आगे जाकर अकबर जैसे महान शासकों ने भी इसे अपनाया। इतना ही नहीं, शेरशाह को अकबर के अग्रगामी अथवा पुरोगामी के रूप में भी जाना जाता है। अग्रगामी का मतलब है पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक, यानी शेरशाह आगे जाकर अकबर का पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक बनता है। यानी अकबर ने अपने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था को काफ़ी हद तक अपनाया था। तो आशा करते हैं कि इस पॉइंट को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसी में लिखेंगे, शेरशाह के बचपन का नाम फरीद खां था। शेर को मारने के कारण इसे बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खां की उपाधि मिली थी। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की। इसके बाद शेरशाह ने 1540 में हुमायूं को कन्नौज या बेलग्राम के युद्ध में हराकर सूरवंश की नींव डाली। तो यह हम लोग फिर से समझते हैं। यानी जो शेर खां या शेरशाह है उसके बचपन का नाम फरीद खां था। शेर को मारने के कारण इसे बहार खां लोहानी के द्वारा शेर खान की उपाधि मिलती है। 1539 ईस्वी में इन्होंने हुमायूं को हरा दिया था, जिसके बाद शेर खान ने शेरशाह की उपाधि धारण की। बाद में जब आगे जाकर 1540 में इन्होंने हुमायूं को हराकर बेलग्राम या कन्नौज के युद्ध में पूरी तरह से हराकर भारत से भगा दिया, तो इन्होंने सूरवंश की नींव डाली। सूरवंश की नींव डालने के कारण यानी सूरवंश की स्थापना के कारण इन्हें बाद में शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो आप यहाँ समझ लीजिए कि जो शेरशाह है उसे फरीद खां, शेर खां अथवा शेरशाह सूरी के नाम से भी जाना जाता है। तो ऐसे में आपके एग्जाम में नाम बदलकर भी प्रश्न आ सकता है, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तत्पश्चात इन्होंने 1540 से 1545 तक दिल्ली में मात्र 5 वर्षों तक शासन किया। इसी शासनकाल में इन्होंने एक ऐसी शासन व्यवस्था का निर्माण किया जो पूरे मध्यकालीन इतिहास में एक सर्वश्रेष्ठ महत्व रखता है। इनकी शासन व्यवस्था को न केवल मुगलों ने अपनाया, बल्कि अंग्रेजों को भी इसकी शासन व्यवस्था को अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो जो शेरशाह है वह दिल्ली में 1540 से 1545 तक मात्र 5 वर्षों तक शासन करता है। इसी अल्पकालीन शासनकाल में शेरशाह एक ऐसी प्रशासनिक व्यवस्था का निर्माण करता है या प्रशासनिक सुधार करता है, जिसके कारण से आने वाले समय में न केवल उसे मुगल अपनाते हैं, बल्कि अंग्रेजों को भी इसे अपनाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। यानी जो शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था था वह काफ़ी सुव्यवस्थित ढंग से अपनाया गया था। तो आप इसे समझ गए होंगे। यह शेरशाह सूरी या शेरशाह के परिचय के बारे में था। मैंने इतना लंबा परिचय इसलिए लिखा है ताकि यदि शेरशाह के बारे में आपके एग्जाम में उसके जीवन परिचय से संबंधित भी प्रश्न आए तो आप उसे बड़ी आसानी से लिख सकेंगे। तो यह शेरशाह के परिचय के बारे में था, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था। तो इसको देखते हैं। शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था कई भागों में बटा हुआ था, जो इस प्रकार से है।
कहने का मतलब है पूरे साम्राज्य में शासन व्यवस्था अच्छी तरह से बना रहे, इसलिए शेरशाह ने अपने प्रशासन को कई भागों में बांट रखा था। तो चलते हम लोग इसको देखते हैं। पहला पॉइंट हम लोग देंगे केंद्रीय प्रशासन, यानी कि केंद्रीय प्रशासन शेरशाह की प्रशासनिक व्यवस्था का पहला भाग था। तो इसे देखते हैं। शेरशाह एक निरंकुश शासक था। शेरशाह या सुल्तान ही शासन का केंद्र बिंदु होता था, अर्थात यह एक प्रकार की केंद्रीकृत शासन व्यवस्था थी जिसमें शासन की संपूर्ण शक्तियां सुल्तान या राजा के पास ही होती थी। तो इस पॉइंट को हम लोग यहाँ फिर से समझते हैं, यानी कि इसमें बताया गया कि जो शेरशाह है वो एक निरंकुश शासक था। पूरे राज्य में एक केंद्रीकृत शासन व्यवस्था लागू थी। केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का मतलब है जो राज्य या साम्राज्य की शक्तियां होती है वह राजा के पास ही होती है, यानी कि संपूर्ण राज्य की जो शक्तियां थी वह शेरशाह के पास ही थी। यानी शेरशाह अपने मुताबिक अपने साम्राज्य में कुछ भी कर सकता था। तो इसे समझ गए होंगे। इसके अलावे शासन व्यवस्था अच्छी तरह से चल सके इसके लिए अन्य 4 मंत्रियों को भी नियुक्त किया गया था। यानी कि केंद्रीय प्रशासन में शेरशाह ने शासन व्यवस्था को अच्छी तरह से चलाने के लिए खुद के अलावे अन्य 4 मंत्रियों या विभागों की भी स्थापना की थी। तो देखते हैं हम लोग वे कौन कौन से मंत्री या विभाग थे। पहला विभाग या पहला मंत्री हमारा है दीवाने वजारत, जो लगान एवं राजस्व से संबंधित कार्य को संभालता था। तो इसे देखते हैं। यह लगान एवं राजस्व विभाग था। भूमि से होने वाले आय और अन्य जितने भी आय व्यय थे उनका लेखा जोखा रखने के लिए दीवाने वजारत विभाग का निर्माण किया गया था। यानी कि केंद्रीय प्रशासन में लगान एवं राजस्व से संबंधित अथवा आय एवं व्यय से संबंधित कार्य को संभालने के लिए दीवाने वजारत विभाग की स्थापना की गई थी। तो यह केंद्रीय प्रशासन का पहला मंत्री था, दीवाने वजारत। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा विभाग या दूसरा मंत्री हमारा है दीवाने आरिज, जो सैन्य से संबंधित कार्य को करता था। तो इसे देखते हैं। यह एक प्रकार का सैन्य संगठन था जिसमें सेना के भर्ती से लेकर उसके विभिन्न कार्यों का देखरेख किया जाता था, क्योंकि उस समय सेना के बिना साम्राज्य का विस्तार असंभव था। इसका सर्वोच्च सेनापति राजा ही था। यानी कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत जो दीवाने आरिज विभाग था वह पूरे राज्य में सैन्य से संबंधित कार्य को संभालता था। यानी कि अपने राज्य को मजबूती प्रदान करने के लिए शेरशाह ने दीवाने आरिज विभाग की स्थापना की थी, ताकि सेनाओं की भर्ती के लिए उनकी देखभाल के लिए उचित व्यवस्था किया जाए और इससे जो उसका साम्राज्य है वह मजबूत बना रहे। तो यह दूसरा विभाग या दूसरा मंत्री था दीवाने आरिज, इसे समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। तीसरा विभाग या तीसरा मंत्री हमारा है दीवाने रसातल। यह विदेशी मामलों से संबंधित कार्य को संभालता था। तो इसे देखते हैं। यह विदेशी मामले से संबंधित विभाग था जिसमें पड़ोसी राज्यों या देशों के साथ किस प्रकार के संबंध स्थापित करने हैं, इसके लिए दीवाने रसातल विभाग की स्थापना की गई थी। केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत एक दीवाने रसातल विभाग था जो विदेशी मामलों से संबंधित कार्य को करता था। यानी कि पड़ोसी राज्यों से पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार से संबंध बनाए रखने हैं, उनके साथ से किस प्रकार से व्यवहार करना है, ये सभी काम दीवाने रसातल विभाग करता था। तो इसे भी आप समझ गए होंगे। यह तीसरा विभाग था दीवाने रसातल। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। चौथा विभाग हमारा है दीवाने इंसा। दीवाने इंसा पत्र से संबंधित था। इसमें विभिन्न विभागों से संबंधित पत्रों अथवा सुल्तान के आदेश को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाया जाता था। यानी कि केंद्रीय प्रशासन के अंतर्गत दीवाने इंसा राज्य के विभिन्न विभागों से आने वाले पत्रों अथवा शेरशाह के आदेश को एक विभाग से दूसरे विभाग तक पहुंचाने का कार्य करता था। तो दीवाने जो इंसा था वह पत्र से संबंधित कार्य करता था, इसे समझ गए होंगे। इतना ही नहीं, इन 4 विभागों के अलावे और 2 विभागों अथवा मंत्रियों को नियुक्त किया गया था। यानी कि जो हमारा केंद्रीय प्रशासन है उसमें दीवाने वजारत, दीवाने आरिज, दीवाने रसातल और दीवाने इंसा, इन चारों विभागों के अलावे और 2 विभागों की स्थापना की गई थी। पहला विभाग हमारा है दीवाने काजा, जो न्याय से संबंधित कार्य को करता था, और दूसरा है दीवाने वरीद, जो गुप्तचर विभाग था। यानी कि 4 मंत्रियों के अलावे और 2 भी मंत्री थे। पहला मंत्री था दीवाने काजा, जो न्यायाधीश या जज का काम करता था, और दूसरा हमारा है दीवाने वरीद, यानी कि पूरे साम्राज्य का गुप्त जानकारी रखने के लिए गुप्तचर विभाग अथवा दीवाने वरीद की स्थापना की गई थी। यह हमारा था केंद्रीय प्रशासन। आप इसे अच्छी तरह से समझ गए होंगे, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला पॉइंट हम लोग देंगे प्रांतीय प्रशासन, यानी यह शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था का दूसरा भाग था। प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट इसी पेज में है, यानी यदि आप इस पेज को अच्छी तरह से समझ लेते हैं तो आपका प्रांतीय प्रशासन से संबंधित सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो चलते हम लोग जल्दी से इसको देखते हैं। यानी शेरशाह सूरी ने अपने साम्राज्य को प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को सूबा अथवा इक्ता के नाम से भी जाना जाता था। प्रांत कई सरकारों में बटा हुआ था, जिसे जिला के नाम से जाना जाता था। सरकार कई परगनों में बटा हुआ था और जो परगना था वह कई गांवों में बटा हुआ था। तो इस प्रकार से शेरशाह ने अपने साम्राज्य को कई छोटे छोटे इकाइयों में बांट रखा था ताकि वहां आसानी से अपने शासन को चलाया जा सके। ठीक है, तो आप इसे समझ गए होंगे, और नहीं समझे तो आगे हम लोग इसे पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो यहाँ एक इम्पोर्टेंट नोट है, इसको नोट कर लीजिए। शेरशाह सूरी के समय में सरकारों की संख्या 47 थी, यानी जिलों की जो संख्या थी वह 47 थी, जिसमें से केवल बंगाल में 19 थी। तो ऑब्जेक्टिव टाइप में आपका इस तरह से आ सकता है प्रश्न, इसको नोट कर लीजिएगा। बाकी हम लोग अभी प्रांतीय प्रशासन को एक एक करके यानी पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। तो चलते हम लोग जल्दी से देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग फिर से देंगे प्रांतीय प्रशासन, यानी जिसे अभी हम लोग पेज में देखे थे उसे पॉइंट बाय पॉइंट फिर से समझेंगे। तो पहला पॉइंट हमारा होगा साम्राज्य। शेरशाह ने अपने विशाल साम्राज्य को कई प्रांतों में बांट रखा था। प्रांतों को सूबा अथवा इक्ता भी कहा जाता था। तो अभी हम लोगों ने देखा था कि जो शेरशाह का साम्राज्य था वह कई प्रांतों में बटा हुआ था। प्रांतों को सूबा अथवा इक्ता भी कहा जाता था। तो बस आपको साम्राज्य में इसी तरह से लिख देना है। तो इसे समझ गए होंगे, आगे हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे प्रांत, सूबा अथवा इक्ता। प्रांत अथवा सूबा कई सरकारों में बटा था। सरकारों को जिलों के नाम से भी जाना जाता था। तो जो जो हम लोग पेज में समझें बस उसी को हम लोग को यहाँ लिख देना है। ठीक है, यानी जो प्रांत था उसे सूबा के नाम से भी जाना जाता था, इसके अलावा उन्हें इक्ता भी कहा जाता था। बस इसी को लिख देना है। ठीक है, और जो प्रांत था वह कई जिलों में बटा हुआ था। तो इस प्रकार से लिख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देंगे सरकार अथवा जिला। सरकार अथवा जिला स्तर पर देखरेख के लिए 2 अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। पहला सिकदार सिकदारा जो सैनिक अधिकारी था। दूसरा मुंसिफ मुंसिफान जो न्यायाधिकारी था। सरकारों को परगना अथवा प्रखंडों में बांटा गया था। तो आप यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, यानी जो सरकार था उसे जिला भी कहा जाता था। प्रत्येक जिलों में 2 अधिकारी होते थे। पहला सिकदार सिकदारा जो सैनिक से संबंधित कार्य करता था, यानी सैनिक अधिकारी था। और दूसरा मुंसिफ मुंसिफान जो न्यायाधिकारी था, यानी जज का काम करता था। इसके अलावे प्रत्येक सरकारों या जिलों को परगना या प्रखंडों में बांटा गया था। तो बस आपको इसी तरह से लिख देना है। तो इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट हम लोग देंगे परगना। आज के समय में जिस प्रकार से एक ब्लॉक या प्रखंड होता है, ठीक उसी प्रकार से उस समय परगना का महत्व था। परगना में शासन चलाने के लिए कई अधिकारियों को नियुक्त किया गया था। तो इस पॉइंट को आपको थोड़ा सा समझना है, यानी जो परगना है उसे प्रखंड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावे ब्लॉक में हमारा जिस प्रकार से अधिकारी होते हैं, यानी प्रखंड लेवल के अधिकारी होते हैं, ठीक उसी प्रकार से उस समय भी परगना में बहुत सारे अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था। पहला हमारा है एक सिकदार, यानी यह सैनिक से संबंधित कार्य को करता था। दूसरा हमारा है एक मुंसिफ, यानी यह न्याय से संबंधित कार्य करता था। तीसरा हमारा है फौजदार जो लेखा जोखा रखता था, यानी यह पत्र व्यवहार से संबंधित कार्य को करता था। चौथा हमारा है 2 क्लर्क, यानी कि यह एक विभाग से दूसरे विभाग में आंकड़ों को भेजने का कार्य करता था। तो इस प्रकार से आप परगना को समझ गए होंगे, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे गांव अथवा ग्राम। गांव या ग्राम यह शासन की सबसे छोटी इकाई थी। इसमें कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता था, बल्कि गांव का मुखिया या पटवारी ही शासन चलाता था। तो इसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो शेरशाह का साम्राज्य था उसकी सबसे छोटी इकाई गांव या ग्राम था, यानी यहीं से शासन की शुरुआत होती थी और धीरे धीरे इसका क्षेत्रफल बढ़ते जाता था। इसके अलावा एक गांव में कोई अधिकारी भी नियुक्त नहीं होता था, बाकी अन्य सभी भागों में, अन्य सभी क्षेत्रों में कोई न कोई अधिकारी होता था। यानी इसमें जो गांव का मुखिया होता था या पटवारी होता था, यानी जमींदार होता था, वही यहाँ की पूरी शासन व्यवस्था को चलाता था और उसकी संपूर्ण जानकारी शेरशाह तक पहुंचाया जाता था। इस प्रकार से गांव अथवा ग्राम शेरशाह के शासन का सबसे छोटी इकाई था। यानी शेरशाह ने अपने साम्राज्य को कई छोटे छोटे इकाइयों में बांट रखा था ताकि बड़ी आसानी से पूरे साम्राज्य में शासन व्यवस्था को चलाया जा सके। तो आशा करते हैं प्रांतीय प्रशासन को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं।
अगला पॉइंट हम लोग देंगे राजस्व सुधार, यानी यह शेरशाह के प्रशासनिक सुधारों का तीसरा भाग है। तो इसे देखते हैं। शेरशाह के समय में आय का प्रमुख साधन भूमि कर या लगान कर था। इसके अलावा व्यापार कर, टकसाल, युद्ध में लूट का भाग, जजिया कर और उपहार आदि शामिल थे। इन सभी से टैक्स वसूलने के लिए लगान की दर 1/3 भाग था, जिसे अनाज और सिक्के दोनों के माध्यम से लिया जाता था। तो इसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि शेरशाह के समय में आय का प्रमुख साधन यानी राज्य में पैसा इकट्ठा करने का प्रमुख साधन भूमि कर या लगान कर था। इसके अलावा व्यापार कर, टकसाल, युद्ध में लूट का भाग, जजिया कर और उपहार, इन सभी से राज्य में पैसा इकट्ठा होता था। इन सभी में टैक्स वसूलने के लिए लगान की दर 1/3 भाग था, यानी किसी भी सामान का 3 हिस्सा करना पड़ता था, जिसमें से एक हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देना पड़ता था, यानी शेरशाह को देना पड़ता था। जो टैक्स था उसे अनाज और सिक्के दोनों के माध्यम से लिए जाते थे, यानी जो अनाज जल्दी खराब हो जाते थे उसके लिए टैक्स के रूप में सिक्के लेते थे, जबकि जिन अनाजों को काफी लंबे समय तक रखा जा सकता था वहाँ टैक्स के रूप में अनाज को ही ले लेते थे। तो इस प्रकार से शेरशाह ने अपने प्रशासनिक क्षेत्र में राजस्व सुधार किया था। आप इसे समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसी में लिखेंगे टैक्स अथवा लगान वसूल करने के लिए प्रारंभ में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः इन दोषों को दूर करने के लिए शेरशाह ने कई सुधार किए। यानी शेरशाह को प्रारंभ में राजस्व इकट्ठा करने अथवा राजस्व प्राप्त करने में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता था। अतः इससे बचने के लिए उन्होंने इस क्षेत्र में बहुत सारा सुधार किया। तो अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सुधार किए थे। पहला पॉइंट हमारा है भू राजस्व सुधार। तो इसे हम लोग देखते हैं। सबसे पहले किसानों को भूमि के पट्टे दिए गए, उन्हें कबूलियतनामा स्वीकार कराया गया तथा भूमि के माप के लिए सिकंदरी गज एवं सनी डंडी का प्रयोग किया गया। यानी शेरशाह ने सबसे पहले राजस्व प्राप्त करने के लिए भूमि के क्षेत्र में सुधार किया, यानी उन्होंने भू राजस्व सुधार पर ज़्यादा जोर दिया। इसके लिए सबसे पहले किसानों को भूमि के पट्टे दिया तथा उनसे कबूलियतनामा स्वीकार कराया। कबूलियतनामा का मतलब है किसानों को सबसे पहले यह कबूल करवाया गया कि आपको भूमि के बदले टैक्स देना पड़ेगा। भूमि को देने अथवा भूमि को मापने के लिए सिकंदरी गज एवं सनी डंडी का प्रयोग किया गया। सिकंदरी गज एवं सनी डंडी लगभग 32 इंच का होता था, जिसके द्वारा भूमि को मापा जाता था और उसी के आधार पर लगान की दर निर्धारित की जाती थी। यानी जो सिकंदरी गज एवं सनी डंडी था वह लगभग 32 इंच का एक डंडा होता था। इसी डंडे से भूमि को मापा जाता था, जिसके बाद लगान की दर निर्धारित की जाती थी। यानी अधिक भूमि के लिए अधिक टैक्स और कम भूमि के लिए कम टैक्स देना पड़ता था। तो यह राजस्व सुधार के अंतर्गत पहला सुधार था भू राजस्व सुधार। आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। दूसरा पॉइंट हम लोग देंगे सिक्कों का नामकरण अथवा सुधार। तो इसे हम लोग समझते हैं। सबसे पहले शेरशाह ने पुराने अथवा घिसे पिटे सिक्कों को हटवा दिया और इसकी जगह नए सिक्कों का प्रचलन करवाया। यानी जो शेरशाह था उन्होंने अपने शासनकाल में जो प्राचीन समय से चले आ रहे सिक्के थे उसे हटवा देता है और उसकी जगह नए सिक्कों का प्रचलन करवाता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन से सिक्कों का प्रचलन करवाया था। पहला हमारा है चांदी की रुपये। यानी पहली बार शेरशाह ने ही अपने शासनकाल में रुपयों का प्रयोग करवाया था। जो चांदी के सिक्के 180 ग्रेन के होते थे उसे 1 रुपया माना जाता था। तो यह पहला सिक्का था। दूसरा सिक्का तांबे का होता था, जिसे तांबे के दाम कहा जाता था। यह 380 ग्रेन का होता था। ये सिक्के टकसालों में ढाले अथवा बनाए जाते थे, जिसकी संख्या 23 थी। यानी कि जो टकसाल होते थे वह एक प्रकार की मुद्रा बनाने का कारखाना अथवा फैक्ट्री होता था, जिसमें सिक्के बनाए जाते थे। शेरशाह के समय में टकसालों की संख्या 23 थी, तो इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा आपका यहाँ एक और नोट है। सबसे पहले रुपया का प्रयोग शेरशाह ने अपने शासनकाल 1540 से 1545 के बीच में करवाया था। तो इन दोनों को आप यहाँ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप राजस्व सुधार को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था। तो इसे देखते हैं। शेरशाह स्वयं पूरे साम्राज्य का न्यायाधीश था। उसने सुल्तान उल अदल की उपाधि भी ली थी। न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से बने रहे इसके लिए काफ़ी कठोर दंड विधान था। शेरशाह के अलावे मुंसिफ मुंसिफान तथा काजी आदि भी न्याय कार्य करते थे। तो इसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि शेरशाह ने स्वयं सुल्तान उल अदल की उपाधि ली थी, जिसका मतलब होता था कि यदि शेरशाह कोई भी निर्णय लेता है तो उसे पूरी जनता को मानना पड़ेगा। इतना ही नहीं, न्याय व्यवस्था में काफ़ी कठोर दंड विधान था। यानी यदि कोई व्यक्ति अपराध करता था तो उसे कठोर से कठोर दंड दिया जाता था। इसके अलावा न्याय व्यवस्था में शेरशाह ने मुंसिफ मुंसिफान तथा काजी आदि को भी नियुक्त कर रखा था, ताकि न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से बने रहे। तो यह न्याय व्यवस्था था। इस पॉइंट को आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं।
अगला पॉइंट हम लोग देंगे गुप्तचर व्यवस्था। तो इसे देखते हैं। साम्राज्य को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए गुप्तचर विभाग की स्थापना की गई थी, ताकि साम्राज्य में होने वाली घटनाओं को समय रहते दबाया जा सके और उसके लिए एक उचित न्याय व्यवस्था लागू किया जा सके। यानी जो गुप्तचर विभाग था वह पूरे साम्राज्य में अलग से जानकारी रखने के लिए, यानी गुप्त जानकारी रखने के लिए गुप्तचर विभाग था, ताकि यदि साम्राज्य के किसी भाग में कोई उग्र की स्थिति उत्पन्न हो तो उसे समय रहते आसानी से दबाया जा सके। तो यह शेरशाह का न्याय एवं गुप्तचर व्यवस्था था। आशा करते हैं आप इसे भी आसानी से समझ गए होंगे। इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे सैनिक व्यवस्था। शेरशाह सूरी के समय में घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना सैनिक व्यवस्था का मुख्य अंग था। सैनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया जा सके, इसके लिए शेरशाह सूरी स्वयं सेनाओं का निरीक्षण करता था। इसके अलावा दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की भी स्थापना की गई थी। तो इसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यानी जो शेरशाह सूरी था वह सैन्य व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए सेनाओं का स्वयं निरीक्षण करता था। उनके समय में घुड़सवार, पैदल, हाथी और तोपखाना सैनिक व्यवस्था का मुख्य अंग होता था। इसके अलावा सेनाओं की देखभाल के लिए दीवाने आरिज नामक सैन्य विभाग की भी स्थापना की गई थी। इतना ही नहीं, सैनिकों को नगद वेतन दिया जाता था। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन के समय में चले आ रहे घोड़े दागने और सैनिकों के हुलिया बदलने की प्रथा को शेरशाह ने पुनः जागृत कर दिया। यानी कि इसमें बताया गया है कि जो शेरशाह था वह सैनिकों को नगद वेतन देता था। इसके अलावा जो अलाउद्दीन खिलजी के समय में घोड़े दागने और सैनिकों के हुलिया बदलने की प्रथा था उसे अपने शासनकाल में पुनः लागू कर दिया। तो यह शेरशाह की सैनिक व्यवस्था था। आशा करते हैं आप इसे भी समझ गए होंगे, तो इसको जल्दी से नोट कर लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे शहर और इमारतें। यानी शहर और इमारतें भी शेरशाह के सुधारों में से एक माना जाता है। तो इसे देखते हैं। शेरशाह ने केवल 5 वर्षों के शासनकाल में कई महत्वपूर्ण इमारतों और शहरों का निर्माण करवाया। यानी शेरशाह दिल्ली की गद्दी पर मात्र 5 वर्ष 1540 से 1545 तक शासन करता है। इसी शासनकाल के दौरान वह बहुत सारी इमारतों और शहरों का निर्माण करवाया था। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं कि उन्होंने कौन कौन सी इमारतें या शहरों का निर्माण करवाया था। पहला हमारा है उत्तर पश्चिम सीमा में रोहतासगढ़ दुर्ग का निर्माण। दूसरा है कन्नौज नगर की जगह पर शेरसुर नामक नगर की स्थापना। तीसरा है पाटलिपुत्र के पास पटना नामक नगर की स्थापना। चौथा है दिल्ली में किला ए कुन्हा नामक मस्जिद का निर्माण। इसके अलावा शेरशाह ने स्वयं सासाराम की झील के बीच में खुद की अष्टभुजीय मकबरा बनाया, जो कलात्मक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कि शेरशाह ने रोहतासगढ़ दुर्ग, शेरसुर नामक नगर, पटना नामक नगर, दिल्ली में किला ए कुन्हा नामक मस्जिद और सासाराम में झील के बीच में खुद की अष्टभुजीय मकबरा, इन सभी नगरों या इमारतों का निर्माण करवाया। तो शेरशाह ने शहर और इमारतों के निर्माण में भी काफ़ी जोर दिया। यानी यह भी उनके सुधारों में से एक है। तो इसको नोट कर लीजिए, यह एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे सड़क और सरायों का निर्माण। तो इसे देखते हैं। शेरशाह ने सामाजिक क्षेत्र में भी कई कार्य किए, जिसमें सड़क और सराय का निर्माण प्रमुख है। उसने अपने समय के सभी महत्वपूर्ण सड़कों को मरम्मत कराने का काम किया, जिसमें जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह रोड उस समय बंगाल से पाकिस्तान तक जाती थी। तो इसे हम लोग यहाँ समझने का प्रयास करते हैं। यानी इसमें बताया गया है कि शेरशाह ने न केवल प्रशासनिक क्षेत्र में सुधार किया, बल्कि उन्होंने सामाजिक क्षेत्र के विकास में भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका को निभाया। इसी के तहत उन्होंने अपने समय के सभी महत्वपूर्ण सड़कों को मरम्मत कराने का काम किया, जिसमें जीटी रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह रोड उस समय बंगाल से पाकिस्तान तक जाती थी। तो यहाँ हम लोग जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में थोड़ा फिर से जान लेते हैं। यानी जो जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड था वह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में ही बनाया गया था, लेकिन इसे पक्का कराने का श्रेय शेरशाह को जाता है। यानी शेरशाह ने ही 16वीं शताब्दी में जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया था, यानी पक्का करवाया था। इसके अलावा जीटी रोड या ग्रांड ट्रंक रोड को सदा के आजम के नाम से भी जाना जाता था। तो आशा करते हैं आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट को हम लोग देखते हैं। आगे हम लोग इसी में लिखेंगे जीटी रोड का मरम्मत इसलिए करवाया गया था ताकि व्यापार व्यवस्था और सेना के आगमन में कोई दिक्कत ना हो। इसके अलावा हर 200 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया गया था ताकि लोगों या व्यापारियों को ठहरने की सुविधा मिल सके। यानी जो जीटी रोड या सराय था वह मुख्य रूप से व्यापार और सैनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के लिए बनाया गया था। इसके लिए हर 200 कोस की दूरी पर सरायों का निर्माण कराया गया था। सराय का मतलब है शेरशाह सूरी के समय में सड़कों के किनारे में जगह जगह पर रहने या खाने पीने की व्यवस्था की गई थी, जिसे सराय के नाम से जाना जाता था।
तो यहाँ तक आप समझ गए होंगे। आगे हम लोग देखते हैं। इस प्रकार से उसने लगभग 1700 सरायों का निर्माण करवाया। इसके अतिरिक्त इन सरायों ने डाक व्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती प्रदान किया। यानी इसमें बताया गया कि शेरशाह सूरी के समय में सड़कों के किनारे में कुल 1700 सरायों की संख्या थी। यानी सड़कों के किनारे में रहने अथवा ठहरने की जो व्यवस्था की गई थी उनकी संख्या 1700 थी। इसने न केवल व्यापार और सैनिक व्यवस्था को मजबूती प्रदान किया बल्कि डाक व्यवस्था को भी काफ़ी मजबूती प्रदान किया। कहने का मतलब है शेरशाह सूरी के समय में डाक व्यवस्था का भी काफ़ी विकास हुआ था। तो यह हमारा था सड़क और सरायों का निर्माण। आप इसे समझ गए होंगे। यानी शेरशाह सूरी ने सड़कों और सरायों के निर्माण में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। तो इसको नोट कर लीजिए, आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग चलते हैं। अगला पॉइंट हम लोग देंगे निष्कर्ष। तो इसे देखते हैं। उपयुक्त विवरण से स्पष्ट है कि शेरशाह का शासन प्रबंध एक सुव्यवस्थित एवं नवीन प्रणाली पर आधारित था। भले ही कुछ समय के लिए शेरशाह एक निरंकुश शासक था, लेकिन उसके प्रशासनिक सुधारों ने उसे एक कल्याणकारी शासक बना दिया। इस प्रकार से शेरशाह सूरी के प्रशासनिक सुधारों ने उसे सल्तनत काल के इतिहास में एक अभूतपूर्व सफलता एवं प्रसिद्धि दिलाई। तो निष्कर्ष में आप इस प्रकार से कुछ लिख लीजिएगा। इससे आपको एग्जाम में अच्छे मार्क्स मिलने के काफ़ी चांसेस रहेगा। तो आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक प्यारा सा लाइक कर दीजिए और चैनल में नए तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी हिस्ट्री ऑनर्स यानी MG2 के सभी भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जल्द ही अपलोड होगा। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहाँ से जाकर जल्दी से जुड़ जाइए। इससे आपको आगे काफ़ी फायदा मिलने वाला है। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।